एक बार की बात है, जामनगर शहर में मूलचंद नाम के एक बहुत बड़े कपड़ों के व्यापारी रहा करते थे, जिनके यहाँ की साड़ियाँ काफी मशहूर थी। दूर दूर से लोग उनके यहाँ साड़ियाँ खरीदने आया करते। उनकी दुकान में एक था प्रेम कुमार, जो ग्राहकों को बहुत अच्छे से संभालता था। ग्राहकों में ज्यादातर महिलाएं रहती थी। मूलचंद प्रेम कुमार से काफी खुश थे, क्योंकि उसके वजह से दुकान की ग्राहकी काफी बढ़ गई थी। प्रेम कुमार अपनी पत्नी रूपा के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। मूलचंद की एक बेटी रहती है सुनैना, जिसे उन्होंने बड़े लाड़ प्यार से पाला था। मूलचंद उसकी शादी अपने खास मित्र कुंजीलाल के बेटे से तय करते हैं। मूलचंद अपने मित्र से वादा कर चुके थे कि वो अपनी बेटी उनके घर ब्याहेंगे, लेकिन सुनैना इस शादी से खुश नहीं थी। उसे कोई और लड़का पसंद होता है। शादी की तारीख अब नजदीक होती है और फिर मूलचंद प्रेम कुमार से कहते हैं, अरे प्रेम कुमार, सुनैना की शादी कुछ ही दिनों पर है। घर पर साड़ियों का अच्छा सा कलेक्शन ले जाओ और बेटी को दिखाओ। जी मालिक, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं अपने यहाँ का सबसे अच्छा कलेक्शन ले जाता हूँ। अगले ही दिन प्रेम कुमार सब साड़ियों का कलेक्शन लेकर मूलचंद के घर पहुँच जाता है। सुनैना की माँ प्रेम कुमार से कहती है, आओ बेटा प्रेम कुमार, सुनैना अपने कमरे में बैठी है। उसे अच्छी से अच्छी साड़ी दिखाना और पसंद करने में उसकी मदद भी करना। जी मालकिन, आप बिल्कुल चिंता ना करें। अच्छा बेटा, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर ले आती हूँ। यह कहकर माँ चाय बनाने चली जाती है और प्रेम कुमार सुनैना को साड़ी दिखाने लगता है। सुनैना को साड़ी देखने का बिल्कुल भी मन नहीं होता और वो सोचती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इस शादी से बच जाऊं। प्रेम कुमार सुनैना को एक एक कर साड़ी दिखाने लगता है। बहुत साड़ियां दिखाने के बाद भी उसे कोई साड़ी पसंद नहीं आती। फिर वो प्रेम कुमार से कहती है कि मुझे साड़ी ऐसे देखकर समझ नहीं आ रहा, तुम मुझे साड़ी पहनाकर दिखाओ, तब समझ आएगा। और फिर प्रेम कुमार उसे साड़ी पहनाने लगता है और ऐसा करते ही सुनैना जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर माँ और बाकी नौकर दौड़ते हुए वहां आ जाते हैं। सुनैना प्रेम कुमार के ऊपर छेड़खानी करने का आरोप लगाती है। ये सब देखकर प्रेम कुमार हक्का बक्का रह जाता है और ये सब पता लगते ही मूलचंद भी घर पहुंच जाते हैं और फिर प्रेम कुमार को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। प्रेम कुमार मूलचंद को बहुत समझाता है कि उसने कुछ नहीं किया है, लेकिन वो एक नहीं सुनते और प्रेम कुमार को पुलिस के हवाले कर देते हैं। और इधर रूपा को इस बात का पता चलते ही वो तुरंत ही अपने पति से मिलने थाने पहुंच जाती है और तभी प्रेम कुमार रूपा को सारा किस्सा सुनाता है। रूपा अपने पति से कहती है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। धन्यवाद रूपा, सिर्फ तुम ही हो जिसे मेरी इस बात पर भरोसा है। आप निश्चिंत रहिए, कल सुबह तक आप यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ऐसा कहकर रूपा वहाँ से चली जाती है। इस बात का बहुत बवाल होता है और मूलचंद के मित्र कुंजीलाल शादी स्थगित कर देते हैं। कुछ देर बाद रूपा अपने भाई के साथ मूलचंद के यहाँ पहुँच जाती है। रूपा को अपने पति पर पूरा भरोसा होता है। वो मूलचंद को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर लाडली बेटी के साथ जो हुआ उसके आगे मूलचंद कुछ सुनना नहीं चाहते थे और रूपा को धमका के कहते हैं कि अब प्रेम कुमार जीवन भर जेल की हवा खाएगा। तभी रूपा मूलचंद से कहती है, मालिक, मैं अपने पति के बारे में कुछ ऐसी बातें बता सकती हूँ कि आपको विश्वास हो जाएगा कि मेरे पति निर्दोष है, पर वो बात मैं आपको सबके सामने नहीं बता सकती, वो मैं सिर्फ अकेले में ही बता सकती हूँ। रूपा की यह बात सुनकर सब सोच में पड़ जाते हैं और कुछ देर सोचने के बाद मूलचंद रूपा की बात मान लेते हैं और रूपा के साथ चले जाते हैं। कहो रूपा, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारे पति को निर्दोष साबित कर सकती है?
अब यहाँ मेरे अलावा और कोई सुनने वाला नहीं है। जी मालिक, मैं अभी इसी वक्त ये साबित करूंगी कि मेरे पति निर्दोष है और आपको कोई गलतफहमी हुई है। और ऐसा कहते ही रूपा जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगती है। सब दौड़ते हुए वहां आ जाते हैं। आवाज सुनकर सुनैना भी वहां पहुंच जाती है और देखते हैं कि रूपा जोर जोर से रो रही है और मूलचंद की ओर इशारा करके कहती है, देखो ना भैया, इन्होंने मेरे साथ क्या किया, मुझे छेड़ने की कोशिश की। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। मूलचंद, तुम्हारी ये हिम्मत, आज तुम मुझसे नहीं बचोगे। ऐसा कहकर रूपा का भाई तुरंत पुलिस को खबर करता है और तभी पुलिस मूलचंद के घर आती है और लेडी पीएसआई कहती है, मूलचंद जी, आप पर बहुत संगीन आरोप है, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। नहीं मैडम, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। अब जो भी कहना है थाने में चल के कहना मूलचंद जी। और ऐसा कहते ही सुनैना बहुत घबरा जाती है और कहती है, कृपया रुक जाइए मैडम, मेरे पिताजी निर्दोष है और प्रेम कुमार भी। वो कैसे? बताती हूँ मैडम, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने उस दिन झूठ बोला था कि प्रेम कुमार ने मेरे साथ छेड़खानी की, क्योंकि मुझे ये शादी करनी ही नहीं थी। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया बेटी? क्योंकि मुझे कोई और लड़का पसंद है पिताजी। तुमने ये अच्छा नहीं किया सुनैना, बेचारा प्रेम कुमार। और ये सब देखकर रूपा कहती है, मैडम कृपया मालिक को छोड़ दीजिए, वो निर्दोष है। लेकिन रूपा, तुमने ही तो इनकी शिकायत दर्ज की है। हाँ मैडम, लेकिन मालिक ने ऐसा कुछ नहीं किया। मालिक तो बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि सुनैना से सच उगलवा सकूं और मेरे पति को निर्दोष साबित कर सकूं। ये सब देखकर लेडी पीएसआई को सब समझ आ जाता है कि उस दिन सुनैना ने अपनी शादी रोकने के लिए प्रेम कुमार पर झूठा इल्जाम लगाया। और तभी लेडी पीएसआई कहती है, सुनैना, तुमने ये ठीक नहीं किया। मैं एक पुलिस उपनिरीक्षक होने के साथ साथ एक महिला भी हूँ। हमारे देश का हर कानून नागरिकों की हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है ताकि हर पीड़ित को इंसाफ और उसका हक मिल सके। प्रताड़ना और हिंसा से बचने के लिए महिलाओं के लिए कई प्रकार के कानून बनाए गए हैं, लेकिन जिस तरह तुमने एक महिला होकर भी महिलाओं के अधिकार का दुरुपयोग किया है, लोगों का न्याय और कानून से विश्वास उठ जाएगा और आज प्रेम कुमार जैसे बेगुनाह को सजा हो जाती। इसलिए मेरा सभी महिलाओं से ये निवेदन है कि अपने न्यायिक अधिकारों का दुरुपयोग ना करें। मूलचंद को प्रेम कुमार के साथ जो भी हुआ उसका बहुत पछतावा होता है। वो खुद थाने जाकर बाइज्जत प्रेम कुमार को घर ले आते हैं। सुनैना भी अपने किए पे शर्मिंदा होती है और प्रेम कुमार से माफी मांगती है और इस तरह रूपा अपने पति को निर्दोष साबित करती है और वो खुशी खुशी घर लौट जाते हैं। और मूलचंद भी अपने बेटी की शादी उसके पसंद के लड़के से करा देते हैं। प्रेम कुमार और रूपा भी उसमें खुशी खुशी शामिल हो जाते हैं। ये कहानी है हिमांशु और प्रणीता की, जो 4 साल पहले विवाह के बंधन में बंधे थे। हिमांशु एक मोटर बाइक डीलरशिप कंपनी में काम किया करता। शादी से पहले उसने बहुत से सपने संजोए थे, परंतु अभी तक उसकी पूर्ति नहीं कर पाया था। शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ गई थी और अपनी पगार से घर का किराया देकर कुछ ज्यादा बचत नहीं कर पाता था। इस तरह वो बस जिंदगी में उलझ कर रह गया था। परंतु हिमांशु अपने जीवन के प्रति आशावादी था। आने वाले दिनों में समय बदलेगा और कुछ अच्छा होगा, इस बात की उम्मीद उसने जगाई रखी थी। प्रणीता पढ़ी लिखी थी और उसे आसानी से शहर में किसी स्कूल में नौकरी मिल गई थी और दोनों मिलकर अपनी जिंदगी पटरी पे ले आएंगे, ऐसा उसने सोच रखा था। लेकिन फिलहाल प्रणीता कोई नौकरी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन पर अभी 2 साल के बेटे की जिम्मेदारी थी।
हिमांशु मोटर बाइक डीलर शोरूम में सेल्समैन के पद पर था और ग्राहकों को गाड़ियां दिखाना उसका काम था। पर कुछ महीनों से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में मंदी चल रही थी और कंपनियों को काफी घाटे का सामना करना पड़ रहा था और संभवतः उसे नौकरी जाने का डर सता रहा था। उसका डर सही साबित हुआ। कंपनी के कई कर्मचारियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। साथ ही साथ हिमांशु की भी नौकरी चली गई। नौकरी जाने से वो टूट सा गया था। उसे कई सारी चिंताओं ने घेर लिया। अब क्या होगा? इतने जल्दी उसे दूसरी नौकरी कहाँ से मिलेगी? उसके खाते में इतनी भी बचत नहीं थी कि वो 2-4 महीने बिना नौकरी के निकल जाए। वो बेरोजगार रहा तो घर का खर्चा और बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा? रास्ते भर वो यही बात सोचते सोचते घर पहुंचा। घर पहुंचते ही प्रणीता आ गए आप। चलो आप फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं आपके लिए चाय बना लाती हूँ। अगर प्रणीता को पता चला कि मेरी नौकरी चली गई है तो वो बहुत चिंतित हो जाएगी और अभी उसे बताने में कोई फायदा भी नहीं, क्योंकि फिलहाल वो किसी प्रकार की सहायता भी नहीं कर सकती। मैं उसे किसी परेशानी में नहीं डालूंगा। उसे नौकरी जाने के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। और हिमांशु उससे कुछ न बताने का निर्णय लेता है। रोज की अपनी दिनचर्या के अनुसार हिमांशु सुबह उठता है, काम पर जाने के लिए तैयार होकर घर से निकल जाता है। बुक स्टॉल से अखबार खरीदकर एक पार्क में जाकर बैठ जाता है और अखबारों में छपी नौकरियों के इश्तेहार देखने लगता है, परंतु उसे किसी और फील्ड में काम करने का अनुभव नहीं होता। उन इश्तेहारों में से 3 जगह जाने का सोचता है और निकल पड़ता है, परंतु वहां जाकर भी उसे निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि कंपनी वालों को कोई अनुभवी व्यक्ति की जरूरत होती है। ऐसे ही हिमांशु रोज अलग अलग जगह इंटरव्यू के लिए